नमस्कार मित्रों, कैसे आप सब। चलिए, आधुनिक बिहार के इतिहास के क्रम में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, चंपारण सत्याग्रह। इस सत्याग्रह की बात करें तो रिलेटेड तो है बिहार से, लेकिन भारत के पूरे इतिहास में है ना, भारत के पूरे इतिहास में महात्मा गांधी से संबंधित देखें तो सबसे महत्वपूर्ण एक आंदोलन में से एक है हमारा चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो चलिए टॉपिक डालिएगा, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ और 1764 के बक्सर के युद्ध के साथ ही 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट कौन थे, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के द्वारा बिहार और बंगाल का जो दीवानी का अधिकार था, वो दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, सौंप दिया। इस समय काल पर देखें तो बिहार का जो चंपारण का क्षेत्र था, है ना, बिहार का जो चंपारण का क्षेत्र था, कौन सा, किधर है हमारा, पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है वो चंपारण वाला क्षेत्र है। तो इस समय काल पर 1765 के आसपास देखे तो चंपारण का जो क्षेत्र था वो नील की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। इस समय चंपारण बेतिया राज्य का हिस्सा था, है ना, बेतिया राज्य हुआ करता था, उसका हिस्सा था। और यहाँ पर नील के अंग्रेजों की संख्या देखे तो 36 अंग्रेज ठेकेदार थे, है ना, 36 अंग्रेज ठेकेदार थे और साथ ही 23 नील व्यवसायी इस क्षेत्र में रहा करते थे। इस क्षेत्र में नील की खेती की बात करें तो नील की खेती दो प्रकार से हुआ करती थी, है ना। तो हमने क्या बात किया अभी कि 1765 में क्या हुआ, बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में बिहार बंगाल का जो दीवानी था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ। और इस समय काल पर देखें तो चंपारण का जो क्षेत्र था वो नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। और चंपारण वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में नील के लिए 36 अंग्रेज ठेकेदार और साथ ही 23 नील व्यवसायी यहाँ पर रहा करते थे। फिर हमने बात किया कि जो नील की खेती थी, नील की खेती यहाँ पर दो प्रकार से हुआ करती थी। पहला था जिरात, पहला प्रकार क्या था, जिरात, है ना, और दूसरा था असामी वार। दूसरा प्रकार था यहां पर असामी वार। दोनों को समझते हैं क्या है ना। बात क्या हो रही है, नील की खेती, नील की खेती, ठीक है। तो इस समय काल पर जो नील की खेती थी वो दो प्रकार से हुआ करती थी। पहला प्रकार क्या था, जिरात, और दूसरा प्रकार था असामी वार। जिरात की अगर बात करें तो जिरात क्या है, जिरात जो कोठी वाले लोग थे, है ना, कोठी वालों की कब्जे वाली जमीन होती थी, उनके द्वारा इसको कब्जाया गया था, उसी को जिरात कहा जाता था। और ये जो क्षेत्र था, है ना, कब्जे वाली जो जमीन थी, इसमें किसान अपने हल बैलों की सहायता से नील की खेती करते थे, ठीक है। लेकिन फिर भी देखे तो यहाँ पर मजदूरी उनको बहुत ही कम मिलती थी। तो जिरात समझ में आया, जिरात क्या है, जो कोठी वाले लोग थे, कोठी वाले लोगों के कब्जे वाली जमीन ही जिरात कहलाती थी। और इसमें किसान अपने हल बैलों की सहायता से नील उगाते थे, है ना, और साथ ही देखे तो मजदूरी यहाँ पर बहुत ही उनको कम मिलती थी। उसके बाद बात करें यहाँ पर असामी वार। असामी वार की बात करें तो असामी वार में कोठी वाले जो है वो रैयतों के द्वारा नील की खेती कराने की व्यवस्था करवाते थे, ठीक है। तो असामी वार क्या है, असामी वार में कोठी वाले जो लोग थे वो रैयतों के द्वारा नील की खेती कराने की व्यवस्था करते थे। 1867 ईस्वी में देखें तो 1867 ईस्वी से पूर्व की अगर हालात देखें तब तक रैयतों को एक, है ना, एक बीघे खेत में, एक बीघा जो खेत है, एक बीघा खेत में 5 कट्ठा, ठीक है। कब बात कर रहे, 1867, है ना, बात कब की कर रहे, 1867। 1867 ईस्वी से पूर्व तक रैयतों को एक बीघे में 5 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य बना दिया गया था। कब, 1867 तक। डेट ध्यान में रखिएगा। भारत के इतिहास में इतना डिटेलिंग में नहीं करना, लेकिन ये बिहार से संबंधित थोड़ा डिटेल में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो 1867 ईस्वी से पूर्व तक हालात क्या थी कि रैयतों को एक बीघे में 5 कट्ठा जो क्षेत्र था, खेत था, उस पर नील की खेती करना अनिवार्य यहाँ पर बनवा दिया गया।
लेकिन 1867 ईस्वी में ऐसा नियम बनाया गया कि प्रत्येक बीघे में, एक बीघे में 3 कट्ठा, है ना, एक बीघे में 3 कट्ठा जो क्षेत्र है, 3 कट्ठा जो खेत है, 3 कट्ठे खेत पर नील की खेती करना अनिवार्य है। और इसी को क्या नाम दिया गया? 3 कठिया प्रणाली, है ना, 3 कठिया प्रणाली। बातों को समझते हुए चलना है। 1967 तक स्थिति क्या थी? एक बीघे में 5 कट्ठा जो खेत था उस पर नील की खेती करनी थी। 1867 में ऐसा नियम बना के अनिवार्य कर दिया गया कि एक बीघे खेत में क्या था, हमें 3 कट्ठे जो खेत है उसमें नील की खेती करनी थी, जिससे 3 कठिया प्रणाली के नाम से जाना गया। 3 कठिया प्रणाली ही चंपारण के किसानों का शोषण का मुख्य कारण था। किसानों को 1867 ईस्वी के पहले तक 6 रुपए 50 पैसे यानी कि 6.5 रुपए प्रति एकड़ नील की खेती करने के हेतु मिलता था, जिसे गोरले रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आई थी, कौन? गोरले। पहले कितना मिलता था? 6.5 रुपए, ठीक है, पहले 6.5 रुपए मिलता था। लेकिन गोरले रिपोर्ट के आधार पर 1909 ईस्वी से क्या किया गया? इस रकम को बढ़ाकर 13.5 रुपए कर दिया गया। 6.5 से कितना? 13.5 रुपए कर दिया गया। ठीक है, इतना क्लियर है। लेकिन यहां पर देखें तो इससे भी कुछ हुआ नहीं, ऐसा तो रकम बढ़ा दिया गया, लेकिन फिर भी चंपारण आंदोलन से पहले भी नील कृषकों ने, है ना, जो भी नील की खेती करते थे, वो शोषण के खिलाफ आवाज उठाती रही है। समय काल की बात करें तो 1860 ईस्वी में, है ना, 1860 ईस्वी में जो बंगाल के नील उत्पादक थे, है ना, तो बंगाल के जो नील उत्पादक थे वो हरिश्चंद्र मुखर्जी के नेतृत्व में आंदोलन कर चुके थे। फिर 1866 से 1888 के समय काल की बात करें तो इसके बीच बिहार का जो दरभंगा वाला क्षेत्र है, दरभंगा और चंपारण वाला, ठीक है, इन क्षेत्रों में भी माफ कीजिएगा, इन क्षेत्रों में भी जो बिहार में दरभंगा और चंपारण वाला जो क्षेत्र था, इन क्षेत्रों के भी जो नील उत्पादक थे वो भी 1866 से 1888 के बीच में इन्होंने भी विद्रोह किया था। फिर देखें तो 1879-90 के बीच में बंगाल के जैसोर क्षेत्र जो थे, जैसोर क्षेत्र के जो नील उत्पादक थे, इनके द्वारा भी शोषण के खिलाफ विद्रोह किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि यह पहला विद्रोह था, लेकिन यहां पर देखें तो इसमें सफलता मिली। इससे पहले भी कई विद्रोह हो चुके थे, चाहे वो बंगाल वाला क्षेत्र हो या फिर दरभंगा चंपारण वाला क्षेत्र हो, ठीक है, तो सभी जगहों पर क्या हुआ था? विद्रोह हो चुका था। चंपारण क्षेत्र में देखें तो चंपारण क्षेत्र में नील की खेती से किसानों के शोषण से संबंधित आवेदन सरकार को दिया जा चुका था कि इससे बड़े स्तर पर शोषण किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ। 14 अगस्त 1907 ईस्वी को कोठी के रैयतों ने एक आवेदन, है ना, कोठी के जो रैयत थे उन्होंने क्या किया कि एक आवेदन चंपारण के कलेक्टर के पास भी भेजा। तो पहले सरकार के पास भी रिपोर्ट दिया जा चुका था कि यहां पर हमारा क्या हो रहा है? शोषण किया जा रहा है। फिर 14 अगस्त 1907 ईस्वी को कोठी के जो रैयत थे, रैयतों ने भी आवेदन चंपारण के जो कलेक्टर थे उनके पास भी भेजा, लेकिन इन सब पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए रैयतों ने कोठी के लिए नील बोना बंद कर दिया। तो जब कोठी के लिए नील बोना बंद कर दिया तो इससे अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा, और कारणवश 1908 ईस्वी से किसानों, है ना, 1908 ईस्वी से किसानों से पानी के लिए, है ना, किसानों से पानी के लिए 3 रुपए प्रति बीघा की रकम वसूलना प्रारंभ कर दिया गया कोठियों के द्वारा, ठीक है। तो फिर से बोलता हूं क्या कि यहां पर क्या कलेक्टर के पास भी आवेदन दिया गया, सरकार के पास भी आवेदन दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिणामतः कोठी के लिए नील बोना रैयतों ने छोड़ दिया, बंद कर दिया गया। परिणामतः 1908 ईस्वी में क्या हुआ कि 1908 ईस्वी में कोठी के द्वारा किसानों से पानी के लिए 3 रुपए प्रति बीघा की रकम से वसूलना यहाँ पर कर प्रारंभ कर दिए, है ना। तो कर यहाँ पर प्रति बीघे के लिए 3 रुपए कर वसूलने लगे, और इसे क्या बोला जाता था? पैन खर्च, ठीक है, इसे पैन खर्च बोला जाता था। पैन खर्चा के अतिरिक्त भी देखे
तो यहाँ पर कई प्रकार के कर किसानों से वसूले जाते थे, उन सभी की लिस्ट भी एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए करों की लिस्ट बनाते हुए चलिएगा। पूरी पृष्ठभूमि इसके माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे किसानों का शोषण किया जा रहा था और अंततः यहां पर चंपारण सत्याग्रह हुआ। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले तो हम यहां पर क्या देखें, पहला पैन खर्च, लिखते हुए चलिएगा। पैन खर्च, पैन खर्च क्या था? पैन खर्च की बात करें तो पैन खर्च जो है वो नहर की पानी से सिंचाई जो होता था, है ना, नहर की पानी से जो किसान सिंचाई करते थे उसके बदले लिया जाने वाला कर था। इसी को पैन खर्च कहा जाता था और ये कितना लिया जाता था? 3 रुपए प्रति बीघा। ठीक है, ये क्या हो गया? पैन खर्च। लगभग 15 प्रकार से भी ज्यादा यहाँ पर टैक्स लिए जा रहे थे। सबको बारी बारी से यहाँ पर देखते हैं, देखिएगा कैसे किसानों का यहाँ पर शोषण किया जाता था। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा था सलामी, है ना। सलामी की बात करें तो सलामी क्या था? सलामी की बात करें तो सलामी भी प्रति बीघे 3 रुपए लिया जाता था, है ना, यानी कि 1 बीघे पर 3 रुपए की दर से सलामी वसूला जाता था और इसे कहे तो 3 कठिया या फिर लगान कहा जाता था। ठीक है, 3 कठिया या लगान, किसको? सलामी को। ठीक है, ये भी कितना लिया जाता था? 3 रुपए। ठीक है, 3 रुपए प्रति बीघा। उसके बाद तीसरा यहां पर देखिए तो तीसरा क्या था? बांध बेहरी। तीसरा यहां पर टैक्स था बांध बेहरी। पूरा लिस्ट बताता हूं, है ना, ताकि ज्यादा समझ में। बांध बेहरी की बात करें तो ये क्या था कि 1 रुपए, है ना, 1 रुपए की अगर मालगुजारी वसूली जाती थी, है ना, जमीनों की मालगुजारी वसूली जाती थी, है ना, अभी भी वसूली जाती है, तो उस समय 1 रुपए की मालगुजारी पर 1 आना की दर से लिया जाने वाला जो कर था उसे हम बांध बेहरी कहा जाता था। और ऐसा कहा जाता था कि ये पैन खर्च की तरह ही सिंचाई के लिए लिया जाता है, पैन खर्च की तरह ही सिंचाई के लिए लिया जाता है। तो ये क्या था? 1 रुपए की मालगुजारी पर 1 आने की दर से लिया जाने वाला कर क्या था? बांध बेहरी। चौथे की बात करें तो चौथा क्या था? बेट माफी। चौथा क्या था? बेट माफी। ठीक है, बेट माफी की बात करें तो ये क्या था? ये कृषकों, है ना, कृषकों से हल के बदले 3 रुपए सालाना लिया जाता था। यानी कि जिस कृषक के पास अपना हल बैल नहीं होता था तो वो हल लेता था खेती करने हेतु, तो उससे 1 वर्ष में 3 रुपए की यहां पर कर देना पड़ता था। इसी को हम बोलते थे बेट माफी। ठीक है, उसके बाद अगले कर की बात करें तो अगला कर यहां पर क्या था? बपही, है ना, बपही या पुतही, बपही या पुतही, है ना। इसकी बात करें तो ये क्या है? ये इस कर की बात करें तो यह एक तरह का उत्तराधिकारी कर था, है ना, एक तरह का उत्तराधिकारी कर था। मान लीजिए अंग्रेजों के द्वारा किसी को रैयत दी गई, उस रैयत की अगर मृत्यु हो जाती थी तो उसका जो जायदाद था, जायदाद के हस्तांतरण हेतु, है ना, जो उसका वारिस था, वारिस के लिए हस्तांतरण करने हेतु जो यहां पर टैक्स लिया जाता था वही क्या था? बपही। क्योंकि भोजपुरी में पिताजी को हम क्या बोलते हैं? बाप, है ना, तो बाप से ही ये बतही या फिर पुत बोलते हैं ना, कि हमारा ये नात पोत है, तो ऐसे ही पुत बोलते हैं, तो बपही या फिर पुतही। और ये क्या था? एक उत्तराधिकारी कर था जो रैयत के मर जाने के बाद जायदाद के हस्तांतरण हेतु वारिस से लिया जाता था, बपही या पुतही। ठीक है, उसके बाद देखिए छठा जो कर था यहां पर, छठा कर था मड़वन। मड़वन, छठा कर था मड़वन, है ना। मड़वा आपने नाम सुना होगा, शादी विवाह में मड़वा लगता है और उसी में शादी विवाह होती है, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से फेरे लेते हैं एक दूसरे के साथ, इसी को हम बोलते हैं मड़वा। तो मड़वन की बात करें तो जब भी लड़की की शादी होती थी तो लड़की के शादी के समय जो भी कोठी वाले लोग थे, कोठी वाले लोगों के द्वारा 1 रुपए लिया जाता था। एक लड़की के विवाह पर 1 रुपए लिया जाता था, इसको क्या बोलते थे? मड़वन बोलते थे। ठीक है, तो मड़वन क्या था कि माड़ो, है ना, एक लड़की की शादी पर कोठी के द्वारा लिया गया कर था। कितना था? 1 रुपए प्रति विवाह। क्लियर है? उसके बाद देखिएगा अगला टैक्स यहां पर कैसा था? सगौड़ा। अगले टैक्स की बात करें तो अगला टैक्स था यहां पर सगौड़ा।
और सगौड़ा की बात करें तो सगौड़ा क्या था, यदि किसी विधवा है ना, कोई विधवा स्त्री है, विधवा स्त्री की अगर कोई विवाह होता है ना, तो विधवा स्त्री की विवाह या सगाई होती थी तो उसके बदले 5 रुपए देने पड़ते थे, है ना, 5 रुपए की वसूल की जाती थी। इसको हम क्या बोलते थे, सगौड़ा। देखिए टैक्स कैसे कैसे लगाया जा रहा है, यहां पर इन सब के माध्यम से शोषण किया जा रहा था। परिणामतः क्या हुआ, यहां पर विद्रोह देखने को मिला। तो सगौड़ा हमने देख लिया, सगौड़ा क्या था कि यह विधवा के सगाई के बदले 5 रुपए की दर से वसूल किया जाने वाला कर था। ठीक है, क्लियर है। चलिए उसके बाद अगला देखिए, 8वां कोल्हुआ वन। 8वां यहां पर क्या था, कोल्हुआ वन। कोल्हुआ वन की बात करें तो ये क्या था, जो भी कोल्हू आपने नाम सुना होगा, है ना, कोल्हू में क्या किया जाता है, तेल या फिर ईख की पेराई की जाती है। तेल, है ना, तेल के लिए पेराई की जाती है, ईख के लिए पेराई की जाती है। तो इस पर जो भी कोल्हू रखता था तो प्रति कोल्हू 1 रुपए की दर से यहां पर टैक्स लिया जाता था। इसी को क्या बोले, कोल्हुआ वन। तो तेल अथवा ईख की पेराई के लिए कोल्हू रखने वाले लोगों से 1 रुपए की दर से वसूल किया जाने वाला कर क्या था, कोल्हुआ वन। ठीक है, हमने 8 देख लिया। 9वें की बात करें, 9वां था चुल्हियावन, है ना, 9वां कर था चुल्हियावन। चुल्हियावन की बात करें तो ये जो क्षेत्र था, इन क्षेत्रों में हल्दी बड़े स्तर पर, है ना, हल्दी का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता था। और हल्दी आपको पता होगा कि हल्दी को हम उबालते हैं, है ना, उबाल कर उसके बाद ही उसको स्थिर रखते हैं या बेचते हैं। तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में बड़े स्तर पर हल्दी का उत्पादन होता था। और हल्दी को उबालने के लिए जो यहाँ पर चूल्हा, है ना, चूल्हा, है ना, जिस पर आग लगाकर कोई चीज बनाई जाती है, पकाई जाती है, तो हल्दी के उबालने हेतु अगर एक चूल्हा है तो एक चूल्हे पर 1 रुपए लिया जाता था। यानी कि हल्दी को उबालने के लिए रखे जाने वाले चूल्हे पर प्रति चूल्हा 1 रुपए की दर से जो लिया जाता था कर, उसी को हम क्या बोलते थे, चुल्हियावन। ठीक है, ये भी क्लियर है। चलिए 10वां टैक्स देखिएगा, 10वां टैक्स यहां पर कैसा लिया था, बट छपी, है ना, बाट छपी। 10वां टैक्स जो था वो था बाट छपी। और बाट छपी की बात करें तो बाट छपी क्या था, यानी कि यहां पर जो दुकानदार थे जो दूध या तेल बेचा करते थे, तो दूध और तेल बेचने वाले जो भी दुकानदार हैं उनसे प्रति वर्ष 1 रुपए की दर से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था, बाट छपी। ठीक है, किससे लिया जाता था, तेल और दूध बेचने वाले दुकानदारों से प्रति वर्ष 1 रुपए की दर से लिया जाता था। उसके बाद अगला टैक्स देखें, अगला टैक्स है यहां पर बेचाई। अगला टैक्स क्या है, बेचाई। बेचाई की बात करें तो जो भी दुकानदार अनाज बेचते थे तो अनाज बेचने वाले दुकानदारों से एक वर्ष में 1 रुपए की दर से वसूला जाने वाला जो टैक्स था वो बेचाई कहलाता था। देख रहे हैं कितना यहां पर शोषण किया जा रहा है। उसके बाद अगला देखिए, अगला अब तो कमाल का है यहां पर, हथियाई। ठीक है, एक कर था यहां पर हथियाई कर, हथियाई है। ठीक है, हथियाई कर की बात करें तो देखिएगा, जो कोठी वाले लोग थे वो हाथी रखा करते थे। ठीक है, कोठी वाले लोग हाथी रखा करते थे। तो हाथी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो खरीदना पड़ेगा। तो जब भी, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोठी वाले हाथी खरीदने के लिए, खरीदना किससे है, कोठी वाले को, लेकिन खरीदने के लिए किसानों से कर वसूलते थे और इसी कर को हथियाई कर कहा जाता था। ठीक है, तो हाथी कौन खरीद रहा है, कोठी वाले, लेकिन हाथी खरीदने के नाम पर किसानों से कर वसूला जाता था, इसी को हथियाई कर कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद और देखिए यहां पर अगला हावई। ठीक है, अगला कर यहां पर क्या है, हावही। अगला कर है यहां पर हावही। हावही कर की बात करें तो हावही क्या है, ये जो कर था ये रैयतों को कोठी वालों की बीमारी के लिए खर्च, है ना, अगर वो बीमार हो गए तो उनकी बीमारी हेतु जो खर्चा होता था उसके लिए भी किसानों से, रैयतों से क्या किया जाता था, टैक्स लिया जाता था। इस टैक्स को क्या बोलते थे, हावही। तो बीमार पड़ रहे हैं वो, इलाज के लिए पैसे कौन दे रहा है, रैयत।
तो हाँ वही क्या था, रैयतों को कोठी वालों की बीमारी की खर्च के लिए देने वाला जो कर था वो क्या था, हाँ वही था। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, आमदी सलामी। ठीक है, अगला टैक्स है आमदी सलामी। आमदी सलामी की बात करें तो आमदी सलामी क्या है, आमदी सलामी की बात करें तो ये जो कर था, अगर कोई अधिकारी या सरकारी व्यक्ति जब किसी गांव में जाता था तब रैयत को, है ना, उस क्षेत्र का जो रैयत था, रैयत को प्रति व्यक्ति 1 रुपए की दर से सलामी कर देना पड़ता था, उसे आमदी सलामी कहा जाता था। ठीक है, तो कोई भी अधिकारी या सरकारी व्यक्ति जब किसी गांव में जाता था तो हर रैयत को प्रति रैयत 1 रुपए की दर से यहां पर सलामी कर देना पड़ता था, उसे आमदी सलामी कहा जाता था। और भी यहां पर देखें तो अगला है सरौदा वन। सरौदा वन, है ना, तो सरीदा वन ज्यादा सही होगा, सरीदा वन। सरीदा वन की बात करें तो ये जो कर था ये मालगुजारी की रसीद के साथ 1 आना प्रति रसीद की दर से वसूला जाता था, यानी कि मालगुजारी पर भी देना पड़ता था। 1 रुपए पर कितने, 1 रुपए पर आने देने पड़ते थे। यहां पर सरीदा वन की बात करें तो सरीदा वन क्या था कि मालगुजारी के जो जब रसीद काटा जाता था, रसीद देना था कि मान लीजिए हमने इतना मालगुजारी भरा तो उसका जो मुझे रसीद मिलता था तो उस रसीद के बदले भी क्या किया जाता था, 1 आना, एक रसीद के लिए 1 आना लिया जाता था, वसूल किया जाता था, इसे सरीदा वन कहा जाता था। तो ये सभी प्रकार के, इतने प्रकार के टैक्स आप देख रहे हैं, इन सभी प्रकार के, ये सभी हम क्या कर रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह की पृष्ठभूमि देख रहे हैं कि आखिर पृष्ठभूमि क्या थी। तो पृष्ठभूमि देखें तो इतनी सारी प्रकार की जो वहां के कृषक थे, है ना, रैयत थे, इन सबसे टैक्स लिया जाता था इतने बड़े स्तर पर, इन सभी के माध्यम से बड़े स्तर पर इनका शोषण होता था। ये तो मुख्य मुख्य मैंने बता दिया, इसके अतिरिक्त भी देखे तो इसके अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के कर उन पर आरोपित किया जाता था। जैसे एक देखे सिंगार हाट, एक कर था सिंगार हाट, है ना। सिंगार हाट की बात करें तो सिंगार हाट क्या था, मान लीजिए कोई जो महिला है, महिला चरित्रहीन हो जाती थी और अपने पति के साथ ना रहकर किसी दूसरे के साथ रहती थी, तो जिस व्यक्ति के साथ वो रहती थी उससे ये टैक्स लिया जाता था, सिंगार हाट। तो ऐसे अनेकों प्रकार के क्या था, टैक्स यहां पर लगाया जाता था, जिनके माध्यम से यहां के लोगों का शोषण किया जा रहा था। तो इस तरह से चंपारण के क्षेत्र में अनेक प्रकार के कर देने से और साथ ही नील की खेती करने से कृषकों का अत्यधिक शोषण हो रहा था और उनकी स्थिति दयनीय बनी हुई थी। 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत पुलिस एवं अधिकारी की अगर बात करें तो पुलिस और अधिकारी भी कृषकों की सहायता ना करके जो वहां पर नील व्यापारी थे, नील व्यापारियों की मदद करते थे। इस अत्याचार से तंग आकर किसानों ने अनेक बार आंदोलन किया, लेकिन बार बार उन्हें दबा दिया गया। ठीक है, अब बात करें हम 1907-8 की, तो 1907-8 में नील वाले जो भी लोग थे, नीलहों के अत्याचार के खिलाफ किसानों के द्वारा एक गुप्त संगठन स्थापित किया गया और महेश नारायण ने बिहारी नामक समाचार पत्र में, है ना, बिहारी नामक समाचार पत्र के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, लेकिन इसका भी कोई लाभ नहीं निकला। अंततः बिहार के कृषकों के नेता कौन थे, राजकुमार शुक्ल, है ना। तो अंततः बिहार के कृषक नेता जो थे राजकुमार शुक्ल, उन्होंने इस समस्या को कांग्रेस एवं गांधी जी के समक्ष उठाने का कार्य शुरू किया। उन्होंने देखा कि इन सभी जगहों से, चाहे अधिकारी हो, पुलिस हो, सरकार हो, कोई मदद नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस और गांधी जी, ये 2 व्यक्ति थे, है ना, कांग्रेस मदद कर सकती थी या गांधी जी, तो इनके समक्ष ये जो मामला था वो उठाने की, मतलब जो कार्य था वो उन्होंने प्रारंभ किया। राजकुमार शुक्ल की बात करें तो राजकुमार शुक्ल कानपुर में प्रताप समाचार पत्र के संपादक थे, गणेश शंकर, है ना, गणेश शंकर विद्यार्थी, है ना। गणेश शंकर विद्यार्थी से जाकर मिले और कृषक शोषण के बारे में बताया जो भी यहां पर चल रहा है। 4 जनवरी 1915 ईस्वी को गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप में, जो प्रताप समाचार पत्र था,
प्रताप में चंपारण में अंधेरा, है ना, टाइटल क्या दिया इन्होंने, चंपारण में अंधेरा नामक लेख प्रकाशित किया। गणेश शंकर विद्यार्थी के सलाह पर ही जो राजकुमार शुक्ल थे, राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलने के लिए साबरमती आश्रम पहुंचे, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो उनकी मुलाकात गांधी जी से नहीं हो पाई। दिसंबर 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसमें बिहार के प्रतिनिधि के रूप में ब्रजकिशोर प्रसाद, हरिवंश सहाय, गोरख प्रसाद, रामदयाल प्रसाद साहू, मोहम्मद मुनीश और पंडित राजकुमार शुक्ल, ये सभी लोग बिहार की ओर से बिहार के प्रतिनिधि के रूप में 1916 में जो लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ वहां पर इन्होंने भाग लिया। राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के किसानों की समस्या जानने के लिए यहीं पर क्या किया, गांधी जी को चंपारण आने का यहीं पर आमंत्रण इनके द्वारा दिया गया, है ना। इन्होंने अनुरोध किया गांधी जी से कि गांधी जी चलिए और चंपारण में किसानों की जो स्थिति है उस पर एक बार ध्यान दीजिए और उससे उबरने हेतु आप वहां पर कुछ कार्य योजना बनाए। तो ठीक है, कौन, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल की बात करें तो राजकुमार शुक्ल का जन्म पश्चिम चंपारण का जो चनपटिया बाजार है, चनपटिया बाजार के पास स्थित सतबरिया गांव है ना, सतबरिया गांव है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनका जो जीवन था बेलवा कोठी के अंतर्गत मुरली भरवा में इनका जीवन व्यतीत हुआ। ठीक है, तो इनका जन्म कहां हुआ था, चंपारण के चनपटिया बाजार के पास ही स्थित था सतबरिया, है ना, सतबरिया गांव। तो लखनऊ अधिवेशन की बात करें तो लखनऊ अधिवेशन में चंपारण से संबंधित प्रस्ताव को वहां पर पारित किया। कल ही हमने बात किया था, 2 प्रस्ताव पारित हुआ बिहार के संबंध में, तो उसमें एक क्या था, चंपारण से संबंधित प्रस्ताव को यहां पर पारित किया गया। और गांधी जी ने भी चंपारण आने का जो राजकुमार शुक्ल के द्वारा आग्रह किया गया था, निमंत्रण किया गया था, उसको गांधी जी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जो उनकी आत्मकथा है उसमें लिखा है कि राजकुमार शुक्ल बिहार के हजारों लोगों पर से नील के कलंक को धो देने के लिए कृत संकल्प थे। ये जो स्टेटमेंट है गांधी जी की आत्मकथा में है और ये प्रश्न के रूप में भी स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट क्या है, फिर से बोलता हूं, राजकुमार शुक्ल बिहार के हजारों लोगों पर से नील के कलंक को धो देने के लिए कृत संकल्प थे। ठीक है, ये इनका गांधी जी का कथन है। गांधी जी ने कलकत्ता जाने के क्रम में ही 9 अप्रैल 1917 ईस्वी को राजकुमार शुक्ल के साथ पटना के लिए प्रस्थान किया। ठीक है, इस संदर्भ में भी गांधी जी ने एक स्टेटमेंट कहा है, जैसे अनपढ़ निश्चयमान किसान ने मुझे जीत लिया, अनपढ़ निश्चयमान किसान ने मुझे जीत लिया, ऐसा गांधी जी का स्टेटमेंट है। गांधी जी सबसे पहले बिहार में मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां आचार्य जेबी कृपलानी गांधी जी को अपने घर पर ले गए। 11 अप्रैल 1917, है ना, कब पहुंचे, 9 अप्रैल, डेट लिखते हुए चले तो ज्यादा सही है। 9 अप्रैल 1917 को बिहार में पहुंचे, कहां, मुजफ्फरपुर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, 11 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी ने मुजफ्फरपुर में, है ना, मुजफ्फरपुर में बिहार प्लेंटर्स एसोसिएशन के जो मंत्री थे जेएम विल्सन से इन्होंने क्या किया, मुलाकात किया। लेकिन इनसे मुलाकात करने के बाद भी गांधी जी को कोई मदद नहीं मिला, यानी कि डायरेक्टली इन्होंने गांधी जी की मदद करने से इनकार कर दिया। फिर इसके बाद गांधी जी जो तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर थे, तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर की बात करें तो एल.एफ. मोसडे, है ना, एल.एफ. मोसडे, ये क्या थे, तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर थे, इनसे भी मुलाकात की, लेकिन दोनों से ही मुलाकात करने से उनको कोई लाभ नहीं हुआ। साथ ही इन दोनों ने, जेएम विल्सन और चंपारण का जो जिला मजिस्ट्रेट थे, दोनों ने ही गांधी जी को मुजफ्फरपुर से चंपारण जाने पर रोक लगा दी, बोला कि आप चंपारण नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी गांधी जी रामनवमी प्रसाद के साथ 15 अप्रैल 1917, है ना, डेट क्या है, 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917 को कहां पहुंचे, चंपारण या फिर मोतिहारी। 1917 को मोतिहारी पहुंचे, जहां मोतिहारी के जो प्रमुख अधिवक्ता थे, मोतिहारी के प्रमुख अधिवक्ता कौन थे, गौरव प्रसाद। तो गौरव प्रसाद गांधी जी को अपने घर पर ले गए
गांधी जी ने चंपारण में सबसे पहले, है ना, गांधी जी ने चंपारण में सबसे पहले 16 अप्रैल को जसौली पट्टी का दौरा किया। दौरा करने के साथ ही धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे लोग इनके प्रति आकर्षित होने लगे। जब ये वहां पर दौरा कर रहे थे उस समय देखे तो वहां पर धारा 144 लागू थी। धारा 144 यानी कि आप समूह में नहीं जा सकते, तो धारा 144 लागू थी, इसलिए गांधी जी पर धारा 144 के उल्लंघन का दोषी माना गया कि आपने यहां पर 144 का उल्लंघन किया और दोषी करार देते हुए उन पर अभियोग चलाया गया। गांधी जी को बोला गया कि आप 10 रुपए जमानत दे और अपना रिहाई ले ले, लेकिन गांधी जी ने सीधे देने से मना कर दिया। लेकिन गांधी जी का जो ये 10 रुपए था, 10 रुपए वहां का जो मजिस्ट्रेट था वो अपने पास से भरा और गांधी जी को रिहा कर दिया। रिहा होने के बाद गांधी जी बेतिया पहुंचे, उनके साथ ब्रजकिशोर प्रसाद भी थे, है ना। गांधी जी की बात करें तो गांधी जी की कुड़िया कोठी होते हुए राजकुमार शुक्ल के साथ बेलवा कोठी पहुंचे। ये पहुंच क्या रहे हैं, मतलब ये सत्याग्रह के माध्यम से ही पहुंच रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहे, पॉपुलर होते जा रहे हैं। तो गांधी जी बेतिया पहुंचे, बेतिया के बाद कहां पहुंचे, राजकुमार शुक्ल के साथ बेलवा कोठी पहुंचे। इस क्रम में गांधी जी क्या हुए, गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, लोगों की भीड़ भी उनके साथ बढ़ती जा रही थी। अतः सरकार ने आंदोलन के स्वर, है ना, आंदोलन का जो स्वर था, जो बड़े स्तर पर था, लोगों में एकता दिखाई दी, उसको नीचा करने के लिए 10 जून 1917 डेट याद रखेंगे, 10 जून 1917 को एक जांच कमेटी नियुक्त किया जिसमें महात्मा गांधी को भी सदस्य बनाया गया। तत्पश्चात देखें तो 4 अक्टूबर 1917 ईस्वी को जो जांच कमेटी गठित की गई थी उसने अपना रिपोर्ट दिया। कब, 4 अक्टूबर 1917, 4 अक्टूबर 1917 को क्या किया, इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और सरकार ने रिपोर्ट का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद 18 अक्टूबर 1917, ठीक है, 18 अक्टूबर 1917 को इस रिपोर्ट को प्रकाशित कर दिया और इसी रिपोर्ट के आधार पर 4 मार्च 1918 डेट याद रखेंगे, बिहार के संदर्भ में है इसलिए डेट पूछ सकता है। 4 मार्च 1918 को क्या हुआ कि चंपारण अधिनियम का निर्माण किया गया और इस अधिनियम के द्वारा ही जो तिनकठिया प्रणाली थी, तिनकठिया प्रणाली को अंत कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। रैयतों का जो लगान था वो लगान घटा दिया गया और अन्य जितने भी अवैध कर थे, है ना, ये जितने भी अवैध, इन सभी करों को क्या किया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। इस तरह से देखें तो निलौह द्वारा चंपारण के किसानों पर किए जा रहे व्यापक जो अत्याचार था, व्यापक अत्याचार का अंत हुआ, जिससे गांधी जी के साथ साथ सबसे बड़ी भूमिका राजकुमार शुक्ल ने निभाई। राजकुमार शुक्ल प्रारंभ से लेकर अंत तक इस, है ना, अंत तक इस आंदोलन में लड़ते रहे और लड़ते हुए ही 20 मई 1929 ईस्वी को मोतिहारी में इनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से देखें तो गांधी जी के द्वारा भारत में चलाया गया पहला सत्य एवं अहिंसा का सत्याग्रह जो था, चंपारण सत्याग्रह, वो सफल हुआ। ठीक है, तो सारी पृष्ठभूमि हमने देखी कि आखिर ये हुआ क्यों, इससे संबंधित जो भी बातें थी वो सारी चीजें भी हमने देखा। आशा करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। सबका नोट्स बनाएं और बार बार इसका रिवीजन करें। परीक्षाओं में डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।